नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चले खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कथा सुनते हुए लोगों को नैतिक मूल्यों, अच्छे आचरण और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति हमारे जीवन में मार्गदर्शन और एकता का काम करती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक मौजूद रहे। वहीं उपस्थित लोगों ने इसे प्रेरणादायक और सार्थक बताया। यह आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाने के साथ साथ धार्मिक शिक्षा फैलाने का भी अवसर साबित हुआ। धर्म की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, टपकेश्वर महादेव की, घाट काली मैया की, लक्ष्मण सिद्ध महाराज की। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर और दिव्य आयोजन में व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनके श्रीमुख से सच में पहली बार साक्षात रूप से कथा का मैंने कुछ समय के लिए श्रवण किया। सच में धन्य हो गए। इतनी शानदार कथा आपके श्रीमुख से सुनने को मिल रही। उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदमी खजानदास जी, महापौर नगर निगम श्री सौरभ खत्रियाल जी, श्री श्याम अग्रवाल जी मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में। और इस कथा का मैं भगवान की कृपा से मैं तो ऐसा मानता हूं कि कथा सुनना और कथा का आयोजन करना ये अपनी इच्छा से नहीं होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। जिन्होंने इसका आयोजन किया श्री संजीव रस्तोगी जी और श्री सुनील शर्मा जी, और आज टपकेश्वर महाराज जी, पूज्य संत हमारे श्री कृष्णगिरी जी महाराज, श्री भरतगिरी जी महाराज, राजकिशोर जैन जी, विशाल गुप्ता जी और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सुनने वाले हैं, सभी मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का बड़ी संख्या में प्रणाम करता हूँ। संतगण, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ज्ञान शक्ति पर विराजमान के श्रीमुख से हम कथा आपको सुन रहे हैं। ऐसे धर्म रत्न शांति रूप परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को भी श्रद्धा प्रदान करता हूँ, जिनके ज्ञानामृत से हम सभी प्रकाश हो। ये मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे भी आप सभी इतने बड़े भक्तगणों के साथ, पूज्य संतगणों के साथ, परम पूज्य महाराज जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि प्रलोक सवारा। यानी कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें साधना और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। यदि इसे पाकर भी हम सत्संग और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते हैं तो सच में हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए संत समागम और हरि कथा का अवसर मिलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, और मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी पूरे संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। भाइयों
पूज्य श्री जेपी रविन्द्र ठाकुर जी महाराज का संपूर्ण जीवन भक्ति साधना और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। पूज्य महाराज अपने गुरुदेव के सानिध्य और आशीर्वाद मात्र 13 वर्ष की आयु में अल्प आयु श्रीमद् भागवत महापुराण कंठस्थ कर दिया। इस आयु में सामान्यतः कोई बालक अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में होता है। हम सब ने देखा है कि 13 साल की आयु होती ही कितनी है, और उस आयु से महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से तब से लेकर आज तक निरंतर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है कि पूज्य महाराज तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते जब तक वो आज भी निर्धारित संख्या में श्लोक कंठस्थ न कर लें। और पूज्य महाराज की केवल धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का ही प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से महाराज जी हमारे यहाँ चाहे हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहब का उल्लेख करें तो गंगोत्री यमुनोत्री की भी आपने चिंता करी कि वहां पर किसी प्रकार का भी मदिरा इत्यादि का कोई भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे महाराज जी वहां पर पहले से भी नहीं है, लेकिन हम आपके कहने के बाद और भी सख्ती करेंगे। कहीं पर भी किसी भी मार्ग में धर्म और भक्ति के मार्ग पर कोई बाधा नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कई सारे काम यहाँ किए हैं। आपकी प्रेरणा से हमने यहाँ एक ऑपरेशन कॉलोनी भी चलाया, आपने उसका उल्लेख किया था। ऐसे छत्र के धर्म जो धर्म के मार्ग में बाधा बनते थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, और अपना वेश बदलकर, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर आने वाले हमारे आस्थावान लोगों को, हमारी माताओं को, बहनों को, सनातनियों को कहीं न कहीं उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करते थे। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं, जहां से आए हैं इनको हम वहीं वापस भेजें। और ऑपरेशन काल में हमने चलाया। आपके मार्गदर्शन में संचालित हो रहा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवता की सेवा और कल्याण की दिशा में काम कर रहा है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रियादान युग विद्या धन योजना के माध्यम से वृंदावन में बहुत शानदार कार्य प्रतिवर्ष 125 बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, सहयोग किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। मैं साधना सहयोग और समर्पण को नमन करते हुए पूज्य महाराज जी आपको आपके संचरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सच में बहुत प्रेरणा है। और भाई बहनों, जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अपितु स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये उनकी दिव्य वाणी का एक साकार रूप है। इसमें भक्ति भी है। अभी आप रास के बारे में बता देते हैं यहाँ कि किस प्रकार से बीच में ही यज्ञ छोड़कर भी लोग वहां करते हैं, पूजा पाठ करके भी चलते हैं। पूजा पाठ के बीच में जो है बाधित हो गई, लेकिन भगवान तीनों लोगों के संरक्षक है, पति है, इसलिए उन्होंने ऐसी रचना उस समय कर दी कि जो भी अपने घर को लौट के आए वो उसी सम्मान से, उसी स्नेह से, उसी प्रेम से फिर से जो है सारा का सारा आच्छादित हो गया। ये भगवान की महामाया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ज्ञान है, वैराग्य है, धर्म और चारों पुरुषार्थों का उत्कृष्ट वर्णन किसी में मिलता है तो श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। और श्रीमद् भागवत भगवान की कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं। इसमें उद्धव संगीत है, उद्धव संवाद है, गीता ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत विवरण है। यही वो पवित्र ग्रंथ है जिसने महाराजा परीक्षित जब उनको
उस समय भी मृत्यु के भय से मुक्त कर मौत की जो अनुभूति होती है उस मोक्ष की अनुभूति से परिचित कराने का काम किया था। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है जब आप भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से अशांत लोगों की आपाधापी में, जीवन की दौड़ भाग में, तो ऐसे समय में जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो उससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। बहुत सारे ऐसे अवसर जीवन में आते हैं जब हमको लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं मिलने वाला है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और सच में ऐसे समय में आप नारायण का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, तो आपके मार्ग स्वतः ही बन जाते हैं, स्वतः ही मार्ग निकल जाते हैं। और ये सब मार्ग दिखाने का काम हमारा श्रीमद् भागवत पुराण करता है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। भाइयों बहनों, आज आपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए फल की चिंता किए बिना दिन रात मां भारती की निरंतर सेवा में समर्पित है। आज उनके कर्म से हमारे सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में गौरव के साथ लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति और दर्शन से परिचित है। चाहे अयोध्या में लंबे समय के बाद, देखिए हम सब प्रतीक्षा करते थे, हम सब ये उद्घोष करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, उस मंदिर को बनाने का भी मार्ग दिखाने का काम, उसको पूरा करने का काम, प्राण प्रतिष्ठा का काम, धर्म ध्वजा स्थापित करने का काम किसी के नेतृत्व में हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमारे राज्य के अंदर बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, उसका नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान करना हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे की स्वीकृति हो, या केदारनाथ धाम जाने के लिए हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे की स्वीकृति देनी हो, ये सारे ही काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। महाकाल में महाकाल रोड बनाना, काशी में काशी का कॉरिडोर बनाना, अनेकों काम। और हमारे राज्य के सीमांत क्षेत्र, चाहे वो माड़ा हो, चाहे वो मुखवा हर्षिल हो, या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, वहां जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से यहाँ हमारी संस्कृति के संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए निरंतर। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर की 30 मार्च को जौहरी गांव में 2 गुटों की गोलाबारी में मौत हो गई थी जब वे सैर पर निकले हुए थे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य भर में ऑपरेशन प्रहार चलाने का निर्देश दिया ताकि असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर सख्त कदम उठाए जा सके। सीएम ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में राज्य नगर पालिका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों के काम की सराहना की और उनकी परेशानियों व जरूरतों को समझने का प्रयास भी किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भी अपने सुझाव और अपेक्षाएं साझा की। इस पहल का उद्देश्य राज्य में नगर प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है।
तो वहीं हरिद्वार विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का रुड़की में आपको बताते चले जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही जादूगर रोड स्थित कैंप कार्यालय पर भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं आपको बता दें फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन और साथ ही चैरब जैन ने उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान मंत्री कौशिक ने कहा कि सरकार समाज में अंतिम छोर तक योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में विकास की प्रक्रिया जारी है। वहीं आयोजकों ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन किया। मैं माननीय मदन कौशिक जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे आग्रह पर वो मेरे कार्यालय पर आए, मुझे आशीर्वाद दिया। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका जो टेन्योर है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जितना एक्सपीरियंस मदन जी के पास है वो पूरे उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं, तो जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में वो जो गति के जो स्पीड है वो बहुत तेजी से विकास करेंगे और उत्तराखंड का पूरे उत्तराखंड का विकास अपने अपने डिपार्टमेंट का वो करेंगे। मुख्य रूप से जो है मूल निवास को लेकर, स्थायी निवास को लेकर चर्चा हुई है, इसमें क्या है? उसको उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि अभी तक स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर सारी सरकारी नौकरियों का प्राविधान है और जो मूल निवास का एक क्वेश्चन बार बार उठता है उस पर जल्दी कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में राज्य नगर पालिका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों के काम की सराहना की और उनकी परेशानियों व जरूरतों को समझने का प्रयास भी किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी जताई। वहीं कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भी अपने सुझाव और अपेक्षाएं साझा की। इस पहल का उद्देश्य राज्य के नगर प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। राज्य की जो विकास है इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो हमारे शहरों को स्वच्छ करते हैं, बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से संतुलित करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कभी कभी आप लोग जब थोड़ा बेमन से हो जाते हो तो उस समय में पता लग जाता है। मैं सही कह रहा हूं ना? तो वास्तव में आप सभी हमारे राज्य की इस विकास यात्रा के, अगर मैं सबसे मजबूत स्तंभ आप सबको कहूं, आपको कहूं कि मैं हमारे राज्य के नींव के पत्थर हैं, जिसमें पूरा राज्य चलता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोगों के बिना, आप लोग बिना किसी अपेक्षा के प्रत्येक परिस्थिति में अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका लगातार पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको करते हैं। और मुझे याद है जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था, कोई आ भी जाता था तो लोग उसको दूर करते थे। याद आ गया ना कौन सा समय था? कोरोना काल में। ऐसे समय में भी आप सभी ने हमारे लिए, लोगों के लिए ढाल बनकर काम किया और मैदान में उतरकर सबकी रक्षा का काम आपने संभाला। उस समय आप लोगों ने न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया बल्कि मानवता की जो सेवा होती है उसका अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी जान की परवाह नहीं की लेकिन जान बचाने का काम किया। मैं इस अवसर पर आप सभी के उस समय के साहस के लिए, सेवा के लिए और समर्पण के लिए आप सबका हृदय से मैं नमन करता हूं।
तो वहीं 2 अप्रैल को निकाली जाएगी बालाजी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर किया गया रूट डाइवर्ट, जनता से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। आपातकालीन वाहनों पर नहीं लगेगी रोक। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में 2 अप्रैल 2026 को बालाजी महाराज शोभा यात्रा के दृष्टिगत रूट डाइवर्ट योजना लागू रहेगी। जानकारी के मुताबिक शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से शुरू होकर सहारनपुर चौक और साथ ही झंडा बाजार, रामलीला बाजार, धामावाला पट्टन बाजार और हनुमान मंदिर, चक्राता रोड, बिंदाल चौक, तिलक रोड और भंडारी चौक होते हुए वापस शिवाजी धर्मशाला पहुंचेगी। शोभा यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा, जैसे GMS रोड और कमला पैलेस पार्क और साथ ही पार्क रोड और दर्शन लाल चौक भी। वहीं आपातकालीन वाहनों को रोका नहीं जाएगा। जनता से अनुरोध है कि वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और यातायात पुलिस को सहयोग दें। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को सुगम, सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पर्यटन, संस्कृति और धर्म मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पर्यटन और टूर ऑपरेटर्स मिलकर यात्रियों की सुरक्षा, आवास, भोजन, सफाई और विश्राम सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही प्रमुख धामों पर मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, आपातकालीन रेस्क्यू टीमें, विद्युत, पेयजल और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वच्छता और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करें। तो वहीं देहरादून में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा के पहले ही 10 अप्रैल तक हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की संभावना है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीतमा सिंह ने हेली सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हवा में उड़ने वाला टेम्पो और अधिकांश हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन वाले हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने बढ़ते किराए पर भी चिंता जताई और सरकार से इस पर नियंत्रण की मांग की है। तो वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत बृहद स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान को सुव्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 37 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और हरिद्वार प्रवेश द्वार होने के कारण स्वच्छता और व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने सभी नोडल अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में अभियान को सफल बनाने का पूर्ण सहयोग देने के निर्देश भी दिए हैं। ये हमारा बृहद स्वच्छता अभियान पिछले वर्ष नवंबर से लगातार चल रहा है, जिसका एक चरण हमारा पूरा हुआ है, जो कि चारधाम यात्राएं आने वाली हैं और इस संबंध में हमें फिर से तैयारियां करनी है। खासतौर से जो कि हरिद्वार हमारा प्रवेश द्वार है, यहाँ से जो फीडबैक मिलता है यात्रियों को, उससे एक अच्छा इंप्रेशन स्टेट का पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी एक अच्छी इमेज बनती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस बार हम जो भी चारधाम यात्रा शुरुआत के पहले हम अपने जनपद को, अपने शहर को साफ सुथरा रखें और एक अच्छा संदेश दे सकें। इसमें हमने एक तो विभागों के सारे उसको लिया हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें नहर पटरी जो सिंचाई विभाग को देख रहा है, PWD है, NH है, RWD की जो रोड है, PMGSY की जो रोड है, तो सारी रोड्स को पहले फोकस किया गया है। इसके साथ साथ नहर पटरी को फोकस किया गया है। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से फोकस कर रहे हैं। रेल पटरी और हमारे जो बस स्टॉप है, इस तरह से धार्मिक स्थलों को हम पर्यटन विभाग के माध्यम से फोकस कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जहाँ जहाँ पर यात्रियों को जाने की संभावना रहती है, जहाँ जहाँ लोग विजिट करते हैं, उनको प्राथमिकता ले रहे हैं और बाकी क्षेत्र भी हमारी उसमें प्राथमिकता में रहेंगे, जिसको हम कवर करेंगे। जी, 35 नोडल अधिकारी इसलिए बनाए गए हैं कि अलग अलग विभागों की जो संपत्तियां हैं उनको वॉच करना होता है और कोई भी चूंकि शहर का और जिले का। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।